दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आप सभी का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है मेरे भाई? कर लो। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ भाई की फिल्म भगंदर रिलीज हुई और डिसास्टर हो गई, और अब इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। और इसी बहस में अनिल कपूर का बेटा हर्षवर्धन कपूर भी कूद पड़ा है। तो हर्षवर्धन कपूर ने कहा है कि जो बॉलीवुड वाले हैं इनको फिल्में नहीं बनाना आता, ये 200-250 करोड़ के बजट की फिल्में क्यों बनाते हैं? इनको ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपए की फिल्म बनानी चाहिए, जैसी फिल्में मैं बनाता हूं। अब ये सुनकर आप चौंक पड़े होंगे, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई इस लड़के ने कौन सी फिल्में बनाई है। इस लड़के ने जो फिल्में बनाई है उनका नाम है भाविश जोशी, AK वर्सेस AK, थार, मिर्जा एंड रे। अब आप कहेंगे कि भाई इनका तो हमने नाम ही नहीं सुना, इनमें से तो हमने कोई भी फिल्म नहीं देखी। तो आप बिल्कुल सही हो, ये सब की सब फिल्में इतनी बड़ी डिसास्टर है, इतनी बड़ी डिसास्टर है कि ये 12 बजे लगी और 3 बजे उतर गई। ये वो फिल्में हैं जिनको हर्षवर्धन कपूर के कुक, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई ने भी नहीं देखा। ये वो फिल्में हैं जिनका नाम हर्षवर्धन कपूर के पड़ोसी भी नहीं जानते। ये वो फिल्में हैं जिनको हर्षवर्धन के गली के कुत्ते ने भी नहीं देखा। लेकिन हर्षवर्धन कपूर को ऐसा लगता है कि उसकी ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, इन सभी फिल्मों को पूरी दुनिया ने देखा है और ये बॉलीवुड की बेस्ट फिल्म्स हैं। कहने का मतलब ये है कि हर्षवर्धन बॉलीवुड वालों को ये कह रहा है कि जैसी घटिया फिल्में मैं बनाता हूं आप लोग ऐसी फिल्में बनाओ, जैसी वाहियात फिल्में मैं बनाता हूं आप लोग ऐसी फिल्में बनाओ, आप लोग ऐसी सी ग्रेड फिल्में बनाओ जिनको आपकी गली का कुत्ता भी ना देखे। मतलब क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, समझ में नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन भाई, आप अनिल कपूर के बेटे हो, हम अनिल कपूर की इज्जत करते हैं, इसलिए आपके बारे में कुछ कहते नहीं है, आपकी फिल्मों के बारे में भी कुछ नहीं कहते। लेकिन इसका मतलब भाई साहब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमें मजबूर कर दोगे बोलने के लिए। आप हमें इतना मजबूर कर दोगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि आपके कपड़े उतारे जाएं। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि फिल्म मेकिंग का ABCD आपको कुछ नहीं पता है, फिल्में क्या होती हैं ये भी आपको नहीं पता है। आप अनिल कपूर के बेटे हो, बस आपको सिर्फ इतना ही पता है। तो वो ज्ञान जो आपके पास है वो आप अपने पास ही रखें। आप बॉलीवुड वालों को ये ना बताएं कि वो भी आपके जैसी थर्ड क्लास फिल्में बनाए। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पब्लिक है वो तो आपकी फिल्मों के बारे में जानती नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड वाले हैं वो भी आपकी फिल्मों के बारे में बात करके हंस रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा वक्त देखना पड़ रहा है कि हर्षवर्धन कपूर भी हमें ज्ञान दे रहा है। तो आप अपनी इज्जत को छोड़ दीजिए, वो तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम अनिल कपूर साहब की इज्जत रहने दीजिए भाई। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें मत करो जिनको लेकर हमें आपके कपड़े उतारने पड़ जाए। बात समझ रहे हो ना भाई साहब? दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई भगंदर बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है, लेकिन कितनी बड़ी डिसास्टर हो गई है ये आप जानना चाहेंगे जरूर। तो इस फिल्म ने पहले दिन का बिजनेस किया पूरे इंडिया में 21 करोड़ का, दूसरे दिन बिजनेस हुआ 19 करोड़ का, और तीसरे दिन बिजनेस हुआ 12 करोड़ रुपए का। यानी कि इस फिल्म का अब तक टोटल बिजनेस हुआ है 52 करोड़। इसका मतलब यह है कि अब यह फिल्म 80-90 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर नहीं सकती। लेकिन जाहिर सी बात है, बुढ़ऊ तो ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा कि उसकी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस भी नहीं किया, तो बुढ़ऊ डबल बिजनेस दे रहा है। आज का बिजनेस यानी कि तीसरे दिन का बिजनेस इस फिल्म का सिर्फ 12 करोड़ रुपए है, और भाई साहब बुढ़ऊ ने 27 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कि डबल से भी ज्यादा दिया है। आप सोचिए, 12 करोड़ है, 15 करोड़ ऐड किए और 27 करोड़ डिक्लेयर किए। और इसके लिए मैं बुढ़ऊ को ब्लेम नहीं करूंगा। एक्चुअली जो एक औरत है ज्योति देशपांडे, जो जियो चलाया करती है, जो एक निर्माता है दिनेश विजन, उन्होंने ये खेल शुरू किया था। उन्होंने डबल कलेक्शंस देने शुरू किए थे, और जो खेल उन्होंने किया था अब पूरा बॉलीवुड उसी को फॉलो कर रहा है। पहले क्या था कि कोई भी निर्माता जब कलेक्शंस देता था तो 2, 3, 4 करोड़ रुपए बढ़ाता था। अब ऐसा हो गया है कि अगर किसी फिल्म ने 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो वो बताता है कि भाई मेरी फिल्म ने तो 15 करोड़ का बिजनेस किया है। अब बॉलीवुड में कोई भी लिमिट नहीं रही, अब बॉलीवुड में कोई भी पूछने वाला नहीं रहा कि भाई साहब आप दुगना तिगना बिजनेस क्यों बता रहे हो। यानी कि जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो बिजनेस बता रहा है, बात खत्म। बॉलीवुड में एक उछल कूद करने वाला एक्टर है विद्युत जामवाल।
आप सभी जानते हैं। जब से ये भाई फिल्मों में आना शुरू हुआ है, मैं तब से कह रहा हूं कि ये बंदर है, ये सिर्फ उछल कूद कर सकता है, इसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका हीरोगिरी से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनली मैंने इसका कैरियर खत्म कर दिया। आज की तारीख में ये घर पर बैठा हुआ है, आज की तारीख में इसके पास खाने के भी पैसे नहीं है। कभी ये बेचारा सर्कस में जाकर काम करता है घर चलाने के लिए, कभी टैक्सी चलाता है घर चलाने के लिए। तो इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और यही वजह है कि मुझसे बदला लेना चाहता है बेचारा। तो इसने क्या किया, मेरे सभी वीडियोस में से 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड कट किया और वो कट करके एक वीडियो बनाया। वो वीडियो बनाकर इसने रिलीज किया और बॉलीवुड वालों से कहा कि देखिए KRK लड़कियों को गालियां देता है, लड़कियों के बारे में बहुत ही गलत गलत कहता है, तो इसके लिए आप क्यों नहीं बोलते, KRK के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बीजेपी के नेता आज की तारीख में दुबई में रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को दुबई में शिफ्ट कर दिया है, जैसे कि विवेक ओबेरॉय भी अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहने लगा है। तो मैंने एक ट्वीट किया था कि भाई बीजेपी के बहुत सारे लोग दुबई में जाकर क्यों रहने लगे हैं। तो इसने वो ट्वीट भी उस वीडियो में डाला और कहा कि देखिए KRK कंट्री के खिलाफ बोल रहा है, कंट्री के खिलाफ। बताइए कितना बड़ा है। वाले को इतनी भी अकल नहीं है कि के बाल, इस को इतना भी पता नहीं है कि ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं कुछ नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जिंदगी से परेशान छिछोरा वो आदमी है जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का MMS बनाकर वायरल कर दिया था पब्लिसिटी के लिए। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं, इसका अफेयर हुआ करता था एक्ट्रेस मोना सिंह से, और मोना सिंह का अपने घर में ही इसने एक MMS बनाया था और उसको वायरल कर दिया था सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। बताओ जी, एक ऐसा घटिया कमीना आदमी जो अपनी ही गर्लफ्रेंड का MMS बनाकर रिलीज करता है पब्लिसिटी के लिए, वो मुझे ज्ञान दे रहा है लड़कियों के बारे में। बताइए क्या वक्त आ गया है, क्या क्या देखना पड़ेगा ऊपर वाले एक ही जीवन में। उठा ले, ऐसे की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मतलब क्या हो रहा है ये। और आप औरतों की कांतिलाल शाह सेक्सी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर को भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि मैं उसके खिलाफ बोलता ही रहता हूं, सिर्फ इसलिए मैं उससे ये कहता हूं कि भाई ये सॉफ्ट बनाकर दुनिया को मत दिखा, इससे पैसे कमाकर अपना घर मत चला, एक अच्छा काम कर। एकता कपूर की और मेरी दुश्मनी यह है कि इसको 2-3 साल पहले पद्मश्री मिला था और मैं सरकार से आज तक पूछता आ रहा हूं कि इसको किस वजह से पद्मश्री दिया गया। इस औरत ने देश के लिए ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इसको पद्मश्री मिला। इस औरत ने समाज के लिए ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इसको पद्मश्री दिया गया। ये वो औरत है जो सब गंदे गंदे काम किया करती है, तो इस औरत को पद्मश्री कैसे दिया जा सकता है। बस यही मेरी और इसकी दुश्मनी है। यही वजह है कि इसने मंकी विद्युत जामाल को सपोर्ट किया और कहा कि तू बिल्कुल सही कह रहा है, KRK के खिलाफ बॉलीवुड वाले क्यों नहीं बोलते। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि तू एक नंबर की नंगी है, तू क्या करती है ये बॉलीवुड वालों को पता है, तू सॉफ्ट बनाकर अपना घर चलाती है ये बॉलीवुड वालों को पता है। तो बॉलीवुड वाले मेरे बारे में क्यों कुछ बोलेंगे तुझे सपोर्ट करने के लिए। और तूने अश्लील औरत ने खुद ही कहा कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं वो मुझे फॉलो करते हैं इसलिए मुझे हिम्मत मिलती है। तो तुझे ये तो पता है ना कि बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग मुझे फॉलो करते हैं और तुझे नहीं करते। तो जब तुझे बेवकूफ औरत को ये पता है तो कम से कम थोड़ा दिमाग यूज कर लेती है सब कहने से पहले। तेरे कहने से KRK को कुछ नहीं होने वाला। KRK वन मैन आर्मी है। KRK को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या कहती है या मंकी विद्युत जामवाल क्या कहता है। KRK ब्रांड है। KRK बॉलीवुड की हिस्ट्री का नंबर 1 क्रिटिक है। KRK का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं है और तू तो कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड के एक निर्माता ने एक फिल्म बनाई है पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान के साथ और इसमें हीरोइन है वानी कपूर। इस फिल्म की शूटिंग की गई लंदन में और कनाडा में। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कुछ पाकिस्तान के लोगों ने पैसे लगाए हैं, यानी कि हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड वालों ने भी इसमें पैसे लगाए हों, क्योंकि जिसने ये फिल्म बनाई है उसकी ये पहली फिल्म है। इससे पहले वो बेचारा प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है उसके पास तो 40-50 करोड़ रुपए नहीं थे फिल्म बनाने के लिए। तो ये पैसे किसने लगाए,
जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोगों ने लगाए हैं जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, तो हो सकता है कि ये लोग अंडरवर्ल्ड से हों। तो मैं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात की जांच हो कि इसके पास ये पैसे कहां से आए हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म में पैसे लगाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, और जैसे ही मनसे को यह पता चला वैसे ही मनसे वाले भड़क उठे। राज ठाकरे ने कहा है कि इस फिल्म को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं किया जाएगा, किसी भी पाकिस्तानी एक्टर की कोई फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो ये तो 100% कंफर्म है कि इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई और ईडी को इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि पैसे किसके लगे हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एक बैंक बंद हो गया है, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे थे, वो बेचारे सब फंस गए हैं। और इस बैंक के बंद होने में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का भी हाथ है। उसने भी इस बैंक से 18 करोड़ का लोन लिया था। जिंटा ने यह लोन लिया था 7 जनवरी 2011 को, और 31 मार्च 2013 को इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया था। यानी कि सिर्फ 2 साल के बाद ही बैंक ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो लोन दिया गया है ये रिकवर नहीं हो सकता। 5 अप्रैल 2014 को 10 करोड़ 75 लाख रुपए पे करके जिंटा ने इस लोन को क्लियर कर दिया था। यानी कि जिंटा को प्रॉफिट हो गया था 7 करोड़ रुपए का। यानी कि ये सब मिली भगत से हुआ था। जिस मैनेजर ने भी जिंटा को लोन दिया था उसको पहले से पता था कि क्या कुछ करना है और जिंटा ने 7-8 करोड़ का घोटाला कैसे करना है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिंटा नेशवाड़िया के साथ भी ऐसा ही खेल खेल चुकी है। यानी कि जिंटा इन कामों में माहिर है। लेकिन अब इसकी इंक्वायरी हो रही है, हो सकता है कि जिंटा तक कोई पहुंच जाए, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिंटा का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंटा बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों को जानती है। और जब बॉलीवुड के वो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, वो कॉल करेंगे, तो जाहिर सी बात है ना सीबीआई कुछ करेगी, ना ईडी कुछ करेगी, ना पुलिस कुछ करेगी। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है, और इस फिल्म का ट्रेलर उन सभी थिएटर्स में दिखाया जा रहा है जहां फिल्म सिकंदर चल रही है। और जब थिएटर में इस फिल्म का ट्रेलर चलता है तो लोग सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। यानी कि इस फिल्म की ट्रेंडिंग बहुत अच्छी है। इस फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। घटिया छिछोरा इंसान कपिल शर्मा कॉमेडियन की एक फिल्म आई थी कई साल पहले, किस किस को प्यार करूं, और उस फिल्म ने ठीक ठीक बिजनेस किया था। अब किस किस को प्यार करूं 2 बनकर रेडी हो गई है, जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब फिल्म किस किस को प्यार करूं रिलीज हुई और थोड़ी सी चल गई थी, तो कपिल शर्मा ने अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मान लिया था। उसके बाद से कपिल शर्मा ने 3 या 4 फिल्में की हैं, सब की सब डिसास्टर रही है, एक भी नहीं चली। और कपिल को अब ये उम्मीद है कि अब ये फिल्म चल जाएगी, वो फिर से सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को कपिल शर्मा का पड़ोसी भी देखने नहीं जाएगा। कपिल शर्मा का ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को नहीं देखने जाएगा। कपिल शर्मा का बॉडीगार्ड भी इस फिल्म को नहीं देखने जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। शिल्पा शेट्टी की बहन है शमिता शेट्टी। ये लड़की लॉन्च हुई थी फिल्म मोहब्बतें में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साहब के साथ। अब इस लड़की ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इस फिल्म को रिलीज होकर 25 साल हो गए हैं। यानी कि इसने खुद ही ये कहा है कि मैं 50 साल से ज्यादा उम्र की हो गई हूं, क्योंकि जब इसने वो फिल्म की थी ये तकरीबन 26-27 साल की थी। 25 साल हो गए उस फिल्म को रिलीज होके, यानी कि ये लड़की 50 साल से ज्यादा उम्र की हो गई है। इस लड़की की बेचारी की शादी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस 3 में ये मेरे साथ थी और मेरी इसकी फुल दुश्मनी थी, सिर्फ इसलिए कि ये अपने आप को बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस बता रही थी और मैं इसको ये कह रहा था कि तेरी कोई औकात नहीं है, तू कोई सुपर एक्ट्रेस नहीं है, तू फ्लॉप एक्ट्रेस है। उस वक्त इसने बिग बॉस इसलिए किया था, इसको ये लग रहा था कि बिग बॉस के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी। किसी ने एक भी फिल्म नहीं दी। तो कुछ सालों के बाद बेचारी फिर से बिग बॉस में गई, फिर से बिग बॉस में अपना टाइम बिताया। उसके बावजूद भी किसी ने काम नहीं दिया और हस्बैंड तो मिला ही नहीं। और जाहिर सी बात है अब 50 साल से ज्यादा की हो गई है तो अब तो शादी होने वाली नहीं है। तो वो कहावत फिर से सच्ची हो गई है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अब ये ऑफिशियल ऐलान हो गया है कि क्रिश 4 बन रही है। ऋतिक रोशन हीरो भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, प्रोड्यूसर होगा आदित्य चोपड़ा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई ये डील किस तरह से हुई है। एक्चुअली आदि और ऋतिक की डील इस तरह से हुई है कि इस फिल्म को बनाने के जो भी पैसे लगेंगे
यानी कि 200, 250, 300 करोड़ रुपए लगेंगे, वो आदित्य चोपड़ा लगाएगा। और क्योंकि फिल्म का हीरो और डायरेक्टर दोनों ऋतिक है, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई फीस नहीं होगी। अगर फिल्म बिजनेस करेगी तो उसको शेयर मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन है, आदित्य ने यह कंडीशन रखी है कि अगर उसका इस फिल्म में कोई नुकसान हुआ तो इस फिल्म के बाद और फिल्में करके ऋतिक को वो पैसे चुकाने होंगे। यानी कि इस फिल्म में जो भी नुकसान होगा वो पूरा ऋतिक रोशन का होगा अगर कोई नुकसान होता है, और अगर फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो फिर आदि और ऋतिक उसको शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में फायदा होना बहुत मुश्किल है, नुकसान होने के 100% चांसेस है। शाहिद के बटले भाई ईशान खट्टर पट्टर को तो आप जानते ही हो, ये महाफ्लॉप महालुक्का है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। अब इस खट्टर पट्टर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी निर्माता को हम दोनों भाइयों को लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए, यानी कि शाहिद और ईशान को लेकर। इसका मतलब यह है कि इस भाई साहब को यह पता नहीं है कि ये कितना बड़ा फ्लॉप है और इसका भाई कितना बड़ा फ्लॉप है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसका भाई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बेटा तेरा भाई बहुत बड़ा फ्लॉप है और तू उससे थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा फ्लॉप है, तो जाहिर सी बात है कोई भी निर्माता इतना बड़ा उल्लू का पट्टा नहीं है कि तुम दोनों को लेकर कोई फिल्म बनाएगा और बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएगा। तो अगर तुझे अपने भाई के साथ फिल्म करनी है, तेरा भाई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो कर ले, अपने पैसे लगाकर फिल्म बना, रिलीज कर और सुपरस्टार बन जा, बात खत्म हो गई। कैसे कैसे लुक्के हैं, क्या क्या सपने देखते हैं, मतलब कुछ भी फेंकोगे बा। हद हो गई यार। बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर है संगीता अहीर जी। कुछ सालों से संगीता जी सलमान से बात कर रही है एक फिल्म के लिए, और उस फिल्म की कहानी वगैरह सब फाइनल हो गई है। और ऐसा माना जा रहा था कि अगर सिकंदर फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उस फिल्म की शूटिंग चालू होगी जून और जुलाई में, और उसी फिल्म में सलमान के साथ संजय दत्त भी काम करने वाला है। लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है संगीता जी का बेटा क्रिश अहीर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से संगीता जी अपने बेटे को एज ए डायरेक्टर लॉन्च करना चाहती है इस फिल्म के थ्रू। तो ये न्यूज ऑफिशियल तो नहीं आई है, यानी कि सलमान ने ये नहीं कहा कि मैं इस फिल्म को कर रहा हूं, लेकिन संगीता जी ने सभी समोसा क्रिटिक्स को ये न्यूज दे दी है और उनसे कहा है कि आप छाप दो कि मेरी फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है जून जुलाई में। इस फिल्म का नाम है गंगाराम, इसमें सलमान और संजय दत्त दोनों हैं और मेरा बेटा इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है। लेकिन मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि फिल्म सिकंदर बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है, तो अब सलमान इस फिल्म को नहीं करेगा। सलमान आज की तारीख में इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो चांस ले कि एक नया डायरेक्टर एक वाहियात फिल्म बनाए और एक और फ्लॉप आ जाए और उसका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब सलमान जो भी अगली फिल्म करेगा वो बहुत सोच समझ कर करेगा। तो संगीता जी ने ये न्यूज तो डाल दी अपने बेटे के लिए और खुद के लिए, लेकिन ये फिल्म ना कभी शुरू होगी, ना ये फिल्म कभी बनेगी, ना ये फिल्म कभी रिलीज होगी। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी की थी जो हैदराबाद की रहने वाली है, और उससे पहले शोएब ने हैदराबाद की एक और लड़की से शादी की थी, आयशा, जो सानिया की पड़ोसी है। तो आप ये कहिए कि सानिया ने शोएब से शादी करने के लिए एक तरह से उस गरीब लड़की पर बहुत ही प्रेशर डाला था। उस लड़की से शोएब का डिवोर्स कराया था और उस वक्त बताया गया था कि शोएब ने उस लड़की को 15 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि शोएब ने उस लड़की को सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे। यानी कि एक तरह से सानिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, उस लड़की को दबाया था, उस लड़की से शोएब का डिवोर्स कराया था और उस लड़की को बेचारी को कुछ नहीं दिया था। यानी कि एक तरह से सानिया मिर्जा ने अन्याय किया था, जुल्म किया था, और अब वही जुल्म सानिया मिर्जा के सामने आ रहा है। और अब सानिया का शोएब मलिक से डिवोर्स हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो सानिया ने आयशा के लिए किया था अब उसके साथ भी वही हो रहा है। तो कभी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि आमिर खान ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था लापता लेडीज। इसको डायरेक्ट किया है आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। जब इस फिल्म को भेजा गया मैंने उसी वक्त कहा था कि इस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि लात मारकर इसको ऑस्कर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि इस फिल्म को कॉपी किया गया था। एक फिल्म आई थी घूंघट के पटखोल,
जिसको अनंत महादेवन ने बनाया था। आमिर ने अपनी पावर यूज करके उस फिल्म को सभी जगह से हटवा दिया, OTT से भी हटवा दिया, YouTube से भी हटवा दिया। आज उस फिल्म का कहीं अता पता नहीं है। लेकिन अब टिंगू भाई पर एक और इल्जाम लगा है। एक अरबिक फिल्म है जिसका नाम है बुरका सिटी, और उस फिल्म के बनाने वालों का कहना है कि लापता लेडीज उनकी फिल्म की कॉपी है। यानी कि यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अनंत भाई ने वो फिल्म कहीं देखी हो, बुरका सिटी, और अनंत भाई ने उस फिल्म से इंस्पायर होकर अपनी फिल्म घूंघट के पटखोल बनाई हो, और उसके बाद किरण राव ने वो फिल्म देखी और घूंघट के पटखोल को कॉपी करके लापता लेडीज बना ली। कहने का मतलब यह है कि जैसे भी हुआ हो, लेकिन लापता लेडीज एक कॉपी है, लापता लेडीज ओरिजिनल फिल्म नहीं है। इससे पता चलता है कि टिंगू भाई अपनी जिंदगी में ओरिजिनल कुछ कर नहीं सकता। टिंगू भाई नहीं, बॉलीवुड में ओरिजिनल कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इनकी समझ में ओरिजिनल कुछ आता ही नहीं है, इनमें इतना टैलेंट ही नहीं है कि ये कुछ भी ओरिजिनल बना सके। ये सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। ये बॉलीवुड नहीं है, ये कॉपीवुड है। यहां हर आदमी सिर्फ कॉपी करने पर लगा हुआ है। यहां बहुत ही गिने चुने डायरेक्टर है जो ओरिजिनल फिल्म बना सकते हैं, बाकी सब के सब कॉपी मास्टर हैं। पिछले काफी दिनों से विवेक ओबेरॉय जोर शोर से अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो कितना अमीर आदमी हो गया है। उसके पास 14,000 करोड़ रुपए आ गए हैं, 15,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि आज के वक्त उसके पास टाइम ही नहीं है, वो हर वक्त प्लेन में ही रहता है, कभी इंडिया, कभी दुबई, कभी कहीं और, क्योंकि उसने इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी खोल ली है, दुबई में भी बहुत सारी कंपनी खोल ली है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसका एक प्रोजेक्ट है वो रास अल खैमा में, जो दुबई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। यानी कि एक छोटी सी जगह है जहां सब कुछ बहुत सस्ता है। और इंडिया में भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है कर्म, जिसको विवेक ओबेरॉय अपनी कंपनी बताता था, जिसको प्रमोट विवेक ओबेरॉय करता था। और अब इस कंपनी के खिलाफ ईडी ने केस फाइल कर लिया है। ईडी का कहना यह है कि इस कंपनी ने 12,000 लोगों को चीट किया है, 12,000 गरीब लोगों के पैसे ले लिए हैं। उनसे कहा गया था कि उनको घर बनाकर दिया जाएगा और उनको कुछ दिया ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,000 लोगों को अगर लूटा गया है तो कितने हजार करोड़ लूटे गए हैं। और यही वजह है कि मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि ये जो विवेक ओबेरॉय है, इसके सारे काम झोल झाल वाले हैं, इसका रियल काम एक भी नहीं है। जिस प्रोजेक्ट को ये अपना बताता है रास अल खैमा में, वो भी इसका नहीं है। ये सिर्फ एक फेस है ये बताने के लिए कि देखो विवेक ओबेरॉय भी इसमें एक पार्टनर है, लेकिन इसने अपने घर से कुछ भी उसमें इन्वेस्ट किया नहीं है। और जिन कंपनीज को ये इंडिया में अपनी बताता है उनमें भी इसने कुछ ऐसी ही पार्टनरशिप की हुई है, यानी कि ये फेस है। तो अगर कल को कुछ होता है तो ये खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं फिर से पब्लिक को आगाह कर रहा हूं, सभी इन्वेस्टर्स को आगाह कर रहा हूं कि भाई साहब ये झोल झाल वाला आदमी है, इससे दूर रहिए। इसके काम सही नहीं है, ये झोल झाल वाले काम है इस भाई के। बात को समझो आप दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।